सो हेलो गाइस, मैं हूं विमल और आप देख रहे हैं योर जगबोर्ड। सो हमने पिछले वीडियो में बात करा था कि धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में कि भौतिक गुण होता क्या है, तो दिखता कैसे है और वो काम किस प्रकार से करती है, ये उनका भौतिक गुण हुआ। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उनके रासायनिक गुणों के बारे में। एक रासायनिक पदार्थ के साथ जब धातु और अधातु अभिक्रिया करती है तो क्या नया पदार्थ बनता है या क्या बनाता है या फिर उसका गुण कैसे होता है, हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। और एक बात यहाँ पर, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में जो भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था, वो चीज़ भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, और यहाँ हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो चीज़ रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो जो भी आपको भौतिक हुआ वो आपको जो दिखता है, जैसे आपको लगता है, वो चीज़ आप अगर लिख देते हैं तो भी आपका सही हो जाता है। लेकिन जब रासायनिक विज्ञान की बात आती है तो यहाँ पर आपको एक छोटा से छोटा चीज़ को समझना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आपको जो लगता है वो चीज़ होता नहीं है। यहाँ जो इसका नियम है, जो रूल है, वही चीज़ होगा। ये चीज़ फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। और यहाँ आपको जितना भी चीज़ें बताई जाएगी वो आपकी किताब से ही लिया गया है, क्योंकि बाहर का अगर आपको यहाँ पर बताने लग जाऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें एडवांस दिया हुआ है। लेकिन ट्राई करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, जो भी जितना भी टॉपिक है उनको कवर अप करने का। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धातुओं के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अधातु के बारे में। तो यहाँ पर धातु के साथ सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं। चलिए देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु क्या नया पदार्थ बनाती है या फिर कौन सा नया गुण दर्शाती है। तो चलिए देखते हैं। धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। चलिए, धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड बनाती है। और वो ऑक्साइड जब बना तो ऑक्साइड कैसे होगा? क्षारीय होगा। तो यहाँ एक समीकरण बनता है, ये समीकरण आपको याद करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे क्लास में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो जब भी ये चीज़ हमेशा याद रखें, धातु प्लस ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड बनेगा, और उसका गुण कैसे होगा? क्षारीय होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो यहाँ कुछ धातुएं हैं, इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था सोडियम और पोटेशियम किस प्रकार के धातु हैं। बहुत ही नरम धातु है, जो कि हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ये हमने भौतिक गुण में इसका देखा था। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये दोनों बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। हाँ, सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे धातु हैं जो बहुत ही अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जो ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेती है। तो अगर हम लोग इसको समीकरण में दर्शाना चाहे तो किस प्रकार दर्शाएंगे? सोडियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि सोडियम को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। इसी प्रकार हम लोग पोटेशियम को लेते हैं तो पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। और जो बना ऑक्साइड बना, जो पोटेशियम ऑक्साइड बना, वो कैसे रहेगा? क्षारीय रहेगा। यहाँ पर अगर हम लोग मैग्नीशियम को भी लेते हैं तो मैग्नीशियम का भी वही प्रोसेस होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, लोहा प्लस ऑक्सीजन लोह ऑक्साइड बनेगा। तो ये इसका हमेशा होता है कि जब भी कोई धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो हमेशा ऑक्साइड ही बनाएगी, और उसका गुण कैसे होगा? क्षारीय होगा। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग कैसे जानेंगे कि जो हम लोग का जो ऑक्साइड बना वो क्षारीय होता है? वो चीज हम लोग कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए एक लिटमस पत्र होता है, जिससे हम लोग इसको पता लगा सकते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार की होती है, एक लाल होती है, एक नीले होती है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले जो ऑक्साइड हम लोग का बना, ऑक्साइड का एक घोल बनाएंगे और इसमें लिटमस पत्र को डुबा के देखेंगे। फिर देखते हैं कि उसमें कैसे परिवर्तन होता है। अगर यहाँ पर लाल लिटमस पत्र का रंग नीले रंग में परिवर्तित हुआ तो क्षारीय होगा, यानी कि वो जो हमारा जो ऑक्साइड का घोल बना वो क्षारीय होगा। अगर नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो अम्लीय होगा। तो यहां पर आपको यही ध्यान देना होगा, अगर लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो वो चीज क्षारीय होता है। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, यहां पर भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे धातुएं हैं, जैसे कि तांबा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ। ये तीनों ऐसे एक धातुएं हैं जिनको ऐसे तो आसानी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। हाँ, इसको अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं तभी ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके
इसका ऑक्साइड बनाएगी। और जैसे लोहा हुआ, टीन हुआ, ये इतना जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है, बहुत ही धीमे गति से अभिक्रिया करती है। जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन में भी कुछ नमी होती है, तो इसी कारण ये अभिक्रिया करती है। जैसे आपने लोहा को देखा होगा, अगर उसको बाहर रख देते हैं तो उसमें उतना जल्दी जंग नहीं लगता है, यानी कि जो जंग लगता है वही उसका ऑक्साइड होता है। तो बहुत ही धीरे प्रक्रिया से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, यानी कि लोहे में जंग लगता है। ये इतना जल्दी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं करती है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। तो यहां पर अगला है पानी, यानी कि जल। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो चलिए देख लेते हैं। धातुएं अगर जल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये धात्विक ऑक्साइड बनेगा, या फिर धात्विक हाइड्रोक्साइड प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड बनेगा, या फिर धात्विक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहां पर आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जब इसको ऑक्सीजन के साथ हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं तो भी धात्विक ऑक्साइड बना रहा है, और यहाँ पर पानी के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो भी धात्विक ऑक्साइड भी बन रहा है। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके जल यानी कि पानी बनता है। तो इसी कारण यहाँ पर भी ऑक्सीजन होता है, इसीलिए ये धात्विक ऑक्साइड बनाता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन भी होता है, तो इसीलिए ये हाइड्रोक्साइड बनाती है, यानी कि धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है। साथ में हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर ऐसे कुछ धातु हैं, जैसे हम पोटेशियम और सोडियम, ये हमेशा याद रखिए कि ये दो ऐसे धातु हैं जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। अगर हम लोग इसको ठंडे पानी में भी रख देना तो ये बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर दी है। कैसे अभिक्रिया करेगी आप ट्राई करके देखिए। थोड़ा सा पोटेशियम को ले लीजिए, फिर इसको पानी में डुबा के देखिए, हाथ से मत कीजिए क्योंकि ये जल जाएगा। हाँ, अगर हम लोग पोटेशियम को पानी में डुबाते हैं तो पट करके ये जल जाता है। इसीलिए हम इन दोनों धातुओं को केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, आपको याद रखना चाहिए कि ये इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबो के क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर रखेंगे तो हवा में भी कुछ नमी होगा और ये धीरे धीरे करके जलने लग जाएगा। तो इसी कारण है कि इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जितना भी हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स सब पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट्स, एक एक जो समीकरण बनते जा रहा है उसको वीडियो के लास्ट में समराइज कर देंगे ताकि आपको रिवीजन हो पाए, आप वो चीज़ को अच्छा से याद कर पाए। तो आगे हम लोग देखेंगे धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। चलिए देखते हैं। जब धातुएं तनु अम्ल इनके साथ जब अभिक्रिया करती है तो ये लवण बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस भी बनाती है। चलिए, धातु प्लस तनु अम्ल धात्विक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यहाँ पर ये एक समीकरण बन रहा है, ये इसको भी आपको याद करने की जरूरत है। धातु जब भी कोई अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये धात्विक लवण बनाएगी, साथ ही हाइड्रोजन गैस भी वहाँ से निकलेगी। परंतु जो अम्ल हुआ ये सभी धातुओं के साथ एक जैसा अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये तो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो इनके साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेती है। समझने के लिए यहाँ पर किताब में दो उदाहरण दिया हुआ है। जैसे सोडियम को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और यहाँ पर दूसरा है कि मैग्नीशियम को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पर जो HCl है ये आपका अम्ल है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो सभी धातु ऐसे नहीं होता है, कुछ धातुएं ऐसे भी है, जैसे जस्ता हुआ, लोहा हुआ, ये धीरे उतना तेजी से अभिक्रिया नहीं करती है, धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। आपने देखा होगा कि बीम का एड, बीम बार में क्या होता है, नींबू की शक्ति के साथ बर्तन को चमकाए। तो यहाँ पर भी ये अम्ल के कारण ही होता है, जब उसमें अम्ल की मौजूदगी रहती है, इसीलिए जब हम लोग उसको यानी कि अपने बर्तन को साफ करते हैं तो ये चमक जाता है, यानी कि वो अभिक्रिया के कारण होता है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ धातु होते हैं जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, इनके साथ तो ये अम्ल अभिक्रिया ही नहीं करती, ये उदासीन रहता है, ये अभिक्रिया नहीं करती इनके साथ।
आगे है क्षार के साथ अभिक्रिया। धातु प्रायः क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे कुछ धातु हैं जो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है, साथ ही यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। जो आपका समीकरण था यहाँ पर भी वही लागू होगा। यहाँ पर भी धात्विक लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो क्या क्या वो धातु हैं जो क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं, जैसे लेड हुआ या फिर एल्यूमिनियम हुआ या फिर जस्ता हुआ, जस्ता यानी कि जिंक। ये कुछ ऐसे धातु है जो क्षार के साथ अभिक्रिया करके धात्विक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ पर सब धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये तो था धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अधातुएं रासायनिक पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके क्या नया पदार्थ बनाती है। तो हमने जितना भी लिया था, ऑक्सीजन लिया, फिर जल लिया था, फिर अम्ल लिया था, फिर क्षार लिया था। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ देखेंगे कि उनके साथ यह किस प्रकार अभिक्रिया करती है। प्रायः जितने भी अधातुएं होती है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी लकड़ी हुआ, ये चीज़ अगर हम लोग खुला भी छोड़ देंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं करेगी। हाँ, कुछ ऐसे अधातु होंगे जो हवा के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाएगी, लेकिन बहुत ही ऐसे रेयर धातु हैं जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक धातु ऐसे है जो कि है फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसे अधातु है जो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करके जल उठता है। तो जितने भी गर्मी के सीजन में आपने देखा होगा कि जहाँ पर शमशान होता है यानी कि जहाँ आदमियों को जलाया जाता है, तो वहाँ पर गर्मी के सीजन में प्रायः कुछ जलते हुए नजर आता है, यानी कि भूत सब। हाँ, भूत सॉरी, मजाक कर रहा था। एक्चुअली में भूत नहीं होता है, वो जो इंसान का जो हड्डी से बचे रहता है वो सब चीज़ जो हवा के साथ अभिक्रिया करके रात को हमें थोड़ा थोड़ा जलते हुए नजर आता है, यानी कि थोड़ा सा चमकते हुए, और हमें लगता है कि भूत है। ऐसा कुछ होता नहीं है, वो फास्फोरस होता है जो हवा के साथ अभिक्रिया करके जलता है, थोड़ा थोड़ा जलता है। तो यही चीज़ है। जितना भी बाकी अधातु है वो तो अभिक्रिया नहीं करती है। और यहाँ पर जो भी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है यानी कि अधात्विक ऑक्साइड बनाएगी, तो उसका गुण कैसे होगा? वो अम्लीय होगा। यानी कि उसका अगर घोल को, उस घोल में हम लोग लिटमस पत्र को डुबाते हैं तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पत्र पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इसका गुण क्या होता है? अम्लीय होगा। अगर यहाँ पर हम लोग इसको जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जल के साथ भी या सेम चीज होता है, जल में भी अभिक्रिया नहीं करती है। लकड़ी को हम लोग पानी में फेंक देंगे तो भी कुछ नहीं होगा, वो अभिक्रिया नहीं करेगी। तो इसमें पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। सो आगे है, अधातु को अगर हम लोग अम्ल या क्षार के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर अधातु को हम लोग क्षार या अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया नहीं करेगा, उदासीन रहेगा, उसके साथ किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनाएगा, जैसे था वैसे रहेगा। जैसे अगर हम लोग लकड़ी में कोई भी खट्टा चीज़ को फेंक दो, कड़वा चीज़ को फेंक दो, कोई असर नहीं होने वाला है, यानी कि अभिक्रिया नहीं करेगी। तो चलिए इसको एक सारणी में हम लोग समराइज करते हैं कि धातु और अधातु किस प्रकार अभिक्रिया करता है, किसके साथ, और उसका गुण क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। अगर हम लोग धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड बनेगा। अगर हम लोग यहीं पर अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? अधात्विक ऑक्साइड बनेगी। और इन जो ऑक्साइड बना उनका गुण कैसे होगा? धात्विक ऑक्साइड का गुण क्षारीय होगा और आधात्विक गुण आधात्विक ऑक्साइड का गुण अम्लीय होता है। अगर हम लोग इन दोनों को, धातु को अगर जल से अभिक्रिया कराते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा या फिर हाइड्रोक्साइड बनाएगी, साथ ही यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। और अधातु को अगर हम लोग पानी के साथ यानी कि जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसी प्रकार का अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पर धातु को हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो धात्विक लवण बनेगा, साथ ही हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। अगर अधातु की बात करते हैं, यहाँ पर अधातुएं ऐसे अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। और यहाँ पर धातु को अगर हम लोग क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर भी धात्विक लवण बनेगा, साथ ही
हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यहाँ पर आधातु के साथ किसी प्रकार का कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। सो गाइज, हम लोग का जो चैप्टर था, चैप्टर 2 धातु और अधातु, खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी आप सबको इम्पोर्टेंस नोट प्रोवाइड्स कराए वो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। इसके बाद आप उन्हें याद कर लें और अच्छी तरह से सीख लें, समझ लें, ताकि आगे क्लास में आपको कोई दिक्कत ना हो। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आए हमारे योर जैकबोर्ड चैनल पर और हम लोग साथ में स्टडी कर सकें। तो गाइस, मिलते हैं एक और नया चैप्टर के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, चेक केयर।